वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन रेक्टिलिनियर मोशन और इस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स डील करना चाहेंगे। मेनली न्यूमेरिकल्स ही होगा बट उससे जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी आप जब कोई ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कब? लास्ट 1 सेकेंड में। ओके, मान लीजिए ये पूरी डिस्टेंस उसने या डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड में तय की है यहाँ तक, ठीक है, और आप चाहते हैं ये लास्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट एट लास्ट 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट का आप मोशन के फॉर्मूले के हिसाब से जानते हैं कि इक्वेशन क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर एनी गिवन टाइम टी। और यहाँ क्या बोल रहा है, लास्ट 1 सेकेंड में कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है, पहले जनरलाइज करके हम आपको समझा दें, अगर यहाँ तक ये टोटल 5 सेकेंड में पहुँच जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर लेता है 5 सेकेंड में, और यहाँ से यहाँ तक अगर 4 सेकेंड में कवर कर लेता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड कर लें तो लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम हो जाएगा। क्लियर है? यानी जो गिवन टाइम में डिस्प्लेसमेंट है और उसके जस्ट 1 सेकेंड पहले तक का डिस्प्लेसमेंट, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो लास्ट 1 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा। सो वो क्या हो जाएगा, लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर अगर ये गिवन है कि टी टाइम में इतनी डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर लेता है, तो t माइनस 1 सेकेंड यानी जस्ट एक पहले का निकाल लेते हैं। सो t माइनस 1 सेकेंड के लिए फॉर t माइनस 1 सेकेंड, यूनिट जानबूझकर लिख रहे हैं, उसका रेलिवेंस आगे हम बता देंगे। और t माइनस 1 सेकेंड दिए हुए जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ t माइनस 1 सेकेंड से रिप्लेस कर लें। ओके, हाफ a और ये कितना हो जाएगा, t माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? सो ये पहला इक्वेशन आप ले लें और इससे जो आएगा उसे दूसरा इक्वेशन कैलकुलेट कर लें, यू टी माइनस यू इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करें, दिस इज टी स्क्वायर प्लस हाफ ए इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड को होल स्क्वायर 1 सेकेंड स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 1/2 ए इंटू टी इंटू 1 सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड वाले टर्म को एक साथ कर लें और जिनमें सेकेंड नहीं लिखा हुआ है उसे एक साथ कर लें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ ए इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। देयरफॉर दिस इज माइनस ए टी इंटू 1 सेकेंड। सेकेंड वाले सारे टर्म को मैंने ब्रैकेट में जानबूझकर लिख दिया सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, किसके लिए लिया था आपने, फॉर t माइनस 1 सेकेंड के लिए, और ये किसके लिए था, ये था फॉर t सेकेंड, ठीक है, या फॉर टाइम t। इज दैट क्लियर? नाउ जब आप और ये किसके लिए था, ये था फॉर टाइम t, फॉर टाइम t।
इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चाहते हैं इस पैटर्न पर चल के, जो ऑलरेडी बताया है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जितने सेकंड में करता है उससे एक कम सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो लास्ट 1 सेकंड का मालूम हो जाएगा। देयरफॉर फॉर लास्ट 1 सेकंड, फॉर लास्ट 1 सेकंड तो कितना हो जाएगा उसको हम मान लेते हैं, लास्ट 1 सेकंड को सीधे सीधे हम एस लिखते हैं। फॉर लास्ट 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, देयरफॉर जितना टाइम टी में लगा था उससे इसे सब्ट्रैक्ट कर लें। इज दैट ओके? सो आइए उसका वैल्यू डालिए यहाँ से। एस टी है कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आप लगा लें और फिर इस पूरे वैल्यू को यहाँ से डाल दें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू इंटू 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद और बचा हुआ है अभी हाफ, कितना है, प्लस हाफ ए इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर माइनस ए टी इंटू 1 सेकेंड। इज दैट ओके? ब्रैकेट अब ओपन कर लें वहाँ से। ब्रैकेट जब आप ओपन कर लेंगे तो देख लीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इज दैट ओके? और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यू इंटू 1 सेकेंड। इज दैट ओके? प्लस हाफ, नो माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ए इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस ए टी इंटू 1 सेकेंड। इज दैट ओके? ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अब आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है फॉर लास्ट 1 सेकेंड के लिए, ठीक है? तो इसी फॉर्मेट में लिखने के लिए देखिए, u इंटू 1 सेकेंड जैसे यू टी लिखते हैं, और उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो हम हाफ कॉमन लेते हैं, प्लस हाफ कॉमन लेते हैं, ठीक है? चूँकि यहाँ प्लस है इसी फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो हाफ ए कॉमन ले लिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, टी पहले आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड चूँकि प्लस साइन लिए हैं तो ये उधर चला जाएगा, और ये हाफ ले लिए थे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है? चूँकि यहाँ 2 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है तो 2t, और माइनस ये कितना हो गया, 1 सेकेंड, और दोनों में चूँकि 1 सेकेंड था देयरफॉर हम बाहर में एक 1 सेकेंड ले लिए। कितना आ गया आपका, ये हो गया u इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या आ गया, ये फॉर लास्ट 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है? अब हर जगह पे 1 सेकेंड क्यों लिखे? अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको हटा के आप लिख लीजिए s इज इक्वल टू u। 1 का क्या रेलिवेंस है, किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो एज इट इज़ रह जाएगा। देयरफॉर 2t माइनस 1 अगर लिखते हैं और सारे सेकेंड्स को आपने हटा लिया है तो अब आप देखिए ये टर्म्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म के यूनिट के बराबर है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेज़र किया जाता है, ये कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये सेकेंड में हो जाएगा, और 1 का तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, ठीक है? नंबर है तो उसको क्या मतलब है किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी यूनिट वाइज ये कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अगर 1 सेकेंड अगर आप हटा लेते हैं तो आपकी यूनिट को आपको समझ पाना मुश्किल हो जाएगा और उसके हिसाब से आप गलती कर बैठेंगे। देयरफॉर 1 सेकेंड लगाए रहने से आप देख लीजिए यहाँ
एक को मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी वैसे ही होगा। u का मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है और ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सेकेंड है। सो 1 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर आ गया। उसी तरह यहाँ भी वही होगा, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक इसका सेकेंड और ये सेकेंड, कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक वो सेकेंड टाइम का और दूसरा सेकेंड उसका, ये कैंसिल कर दिया इसको, कितना हो गया, फिर से मीटर में आ गया। यानी यूनिट वाइज ये परफेक्ट इक्वेशन है। अगर आप ऐसा लिखते हैं फॉर द लास्ट 1 सेकेंड के लिए तो ये यूनिट के हिसाब से गलत हो जाएगा। सो अब इसमें इंफॉर्मेशन डालिए, कितना टाइम गिवन है, ये इंफॉर्मेशन कितनी दी हुई है, ये सब इंफॉर्मेशन क्या है, उसके हिसाब से वैल्यू डालिए और डिस्प्लेसमेंट फॉर द लास्ट 1 सेकेंड मालूम हो जाएगी। अच्छा, मैंने जानबूझकर एक्सेलरेशन पर जोर नहीं डाला है क्योंकि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑलवेज हमारा कांस्टेंट हम रखते हैं। एक्सेलरेशन जो है हमेशा जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या करते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं। सो इस सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इसको हम लोग डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होता चला जाएगा। सो फॉर द लास्ट 1 सेकेंड आसानी से आप आखिरी का जो 1 सेकेंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट ओके ना? अब आइए नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें, सब रेक्टिलिनियर मोशन से ही रिलेटेड है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इसी में। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो आप उस गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आसानी से वो कैलकुलेट कर लेंगे। एक सिचुएशन है कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से फेंकते हैं। कितनी हाइट है? h हाइट से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये ठीक है। तो ऊपर फेंके तो इनिशियल स्पीड आपने u दिया, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसे अर्थ के सरफेस पे फॉल करने में t1 टाइम लगा। पहला सिचुएशन नंबर 1। दूसरा सिचुएशन है कि आप सेम हाइट से यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नीचे की तरफ फेंक दिया विथ इनिशियल स्पीड u, सेम हाइट, ठीक है। तो उसको नीचे गिरने में टाइम t2 लगा, ओके। अब क्या है, तीसरा सिचुएशन है, सेम हाइट से आपने जस्ट रिलीज कर दिया। यहाँ देखिए दोनों की स्पीड सेम थी जब आपने थ्रो किया था, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, इनिशियल स्पीड दोनों आपने सेम डाला था। बट ये जो अगला सिचुएशन है इसमें क्या है कि आप जस्ट उसे रिलीज कर दे रहे हैं, सेम हाइट से रिलीज कर दे रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 है। तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू वॉट, व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर पहुंचने में या h हाइट कवर करने में उसे कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों के रेस्पेक्ट में बताना है। सो पहला केस समझ लीजिए, u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, दूसरे केस में u स्पीड से नीचे फेंकते हैं सेम हाइट से, और तीसरे में जस्ट रिलीज करते हैं विथ नो इनिशियल स्पीड। तो बताना है कि तीसरे केस में इन दोनों टाइम के हिसाब से कितना टाइम लगा उसे h डिस्टेंस कवर करने में। तो ऐसा जब भी सिचुएशन हो ना तो अपना फ्रेम यानी कार्टेशियन फ्रेम जो है वो आप पहले अटैच कर लें, ठीक है। अगर आप बॉटम में अटैच करते हैं तो ऑलवेज इसी पर फिक्स रहेंगे तीनों केस में। अगर आप टॉप पे अटैच करते हैं इस हाइट पे तो यहीं पर आपको रहना है ऑलवेज, यानी टॉप में तीनों के लिए जो है। तो हम टॉप में ही कर लेते हैं, मतलब एट द हाइट h अटैच कर लेते हैं, ठीक है। सो अब अगर एट द हाइट h, तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फॉर फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन ये सब डिस्कस किया हुआ है बट सिर्फ हम उसको
कॉन्सेप्ट वाइज आपको और स्ट्रॉन्ग कर देना चाहते हैं। सो इस केस में आप देखिए सभी y के डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो आप देखिए एस वाई का यूज़ करेंगे, दैट इज़ यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी, यानी y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी या जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज़ करेंगे। तो एस वाई यहाँ से नीचे आएंगे ना तो हाइट कितनी हो गई, माइनस एच हो गई। यू वाई ऊपर की तरफ फेंका है, पॉजिटिव है। टी एज इट इज़ है, और टी को हमने पहले माना हुआ है, इस टाइम को t1 माना हुआ है, सो यहाँ t1 रखेंगे। और ए वाई जी तो ऑलवेज नीचे की तरफ है तो निगेटिव ही रहेगा ना जी, सो दिस इज माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, पहला इक्वेशन। ठीक है, वो पहला सिचुएशन था और उसी के लिए ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, लीजिए इसे ऐसे लिखते हैं, फॉर सेकेंड कंडीशन। फ्रेम आपका एक जगह जब आपने अटैच कर लिया है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। सेकेंड कंडीशन के लिए देखिए फ्रेम वही है ऊपर टॉप पे, ठीक है, और नीचे आप फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो गया ये आपका माइनस एच इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड u है, दैट इज u t2 टाइम दिया हुआ है आपने, माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और देखिए स्पीड जो है नेगेटिव y डायरेक्शन में है, देयरफॉर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है। देयरफॉर ये क्या आ गया आपका इक्वेशन 2। अब थर्ड कंडीशन को समझिए, फॉर थर्ड कंडीशन। सो अगर आप साइन कन्वेंशन को बिल्कुल ध्यान में लेकर चल रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में देखिए क्या है, आपने जस्ट रिलीज किया विथ नो इनिशियल स्पीड, सो वही चलेंगे आप माइनस एच, चूँकि फ्रेम वहीं अटैच है टॉप पे, इज इक्वल टू u ज़ीरो है, देयरफॉर u डाल दिया, ज़ीरो हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, फॉर द टाइम t, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करने के लिए सिंपली इसमें देखिए t1 है, इसमें देखिए t2 है, सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 से, जिसको मल्टीप्लाई करना है t1 से, यानी दोनों को यूनिफॉर्म कर लेना है। यहाँ t1 है तो t2 लाना है, t2 यहाँ है तो t1 लाना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 माइनस एच कितने से कर रहे हैं, t2 से कर रहे हैं, इज इक्वल टू u t1 t2, इज दैट ओके, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर t2। दूसरा इक्वेशन आइए, ये माइनस एच t1 इज इक्वल टू u t2, माइनस है यहाँ u t2 t1 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर t1। ओके, ऐड करना है दोनों को, ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस प्लस, इनमें से कोई कैंसिल नहीं होने जा रहा है, ऐड हो जाएगा, और h कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया t1 प्लस t2। ओके, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद यहाँ अगर नेगेटिव को फिर से बाहर ले लीजिए, हाफ g, और दोनों में t1 t2 है, कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा, ये यहाँ t1 बच जाएगा और इसमें t2 बच जाएगा। ठीक है, ये t1 t2, ये t1 t2 से कैंसिल आउट, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। इसे मान लीजिए आप कितना, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 मानिए आप इसे। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन 3 एंड 4 को। इज दैट क्लियर? ये नेगेटिव तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, देयरफॉर h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, यहाँ भी h है, कंपेयर कीजिएगा इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ
जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू। हाफ से हाफ कैंसिल, जी से जी कैंसिल, देयरफॉर बच कितना गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बच गया आपका टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ से कितना बच गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन टी टू। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू। देयरफॉर टी इज इक्वल टू रूट अंडर टी वन टी टू। ओके, सो ये टाइम कितना लगा, इस दोनों टाइम के मल्टीपल का रूट ओवर। सो अगर हमें इंफॉर्मेशन है तो हम आसानी से वो टाइम पुट करके और वो तीसरा वाला टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एक सिचुएशन है कि मान लीजिए आपने एक बॉल को उछाला विथ इनिशियल स्पीड u। उछाला तो ये जा रहा है, एक हाइट से जाने के बाद आपको मालूम है फिर लौटता है, ठीक है। तो ग्रेविटी उसे एक मैक्सिमम हाइट तक ले जाती है और फिर वो लौटकर जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया था वहीं पहुँच जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि एट द हाइट ऑफ 80 मीटर, ओके, कितने मीटर की हाइट पे, एट द हाइट ऑफ 80 मीटर इट क्रॉसेज 2 टाइम्स। देख लीजिए, एक बार यहाँ पर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के बाद फिर यहाँ क्रॉस करके इधर से देखिएगा तो ये यहाँ से वो जब वापस लौटता है तो यहाँ पर पहुँचता है, फिर हाइट 80 मीटर पर आ जाता है, ठीक है। और बोल रहा है कि 2 टाइम ऐसा आता है जब वो 80 मीटर की हाइट को क्रॉस करता है, ठीक है। और उनमें यानी 80 मीटर में एक बार और दूसरी बार आने में उसे टाइम लगता है 6 सेकेंड, ठीक है। पहली बार और दूसरी बार का जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसे 6 सेकेंड में पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 80 मीटर की हाइट पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपको निकालना है उसकी इनिशियल स्पीड, व्हाट इज u। सो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको यूज़ करना है अंडर द ग्रेविटी। इस बार आप अपने फ्रेम को यहीं अटैच कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका गया है, ओके। सो दिस इज हाइट, इसे h मान लीजिए, ओके। नाउ जब आप उसे फ्रेमिंग करेंगे तो क्या है, y के डायरेक्शन में है सारा डिस्प्लेसमेंट, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। सो आप देख लीजिए ये कितना है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में 80 मीटर एंड u निकालना है आपको, देयरफॉर ये u एज इट इज t और ए वाई जो है माइनस में क्योंकि g ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है, देयरफॉर दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया। अब आप इसको t के फॉर्मेट में लिख लीजिए और टाइम चूँकि 6 सेकेंड है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो टाइम के फॉर्मेट में आपको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो टाइम के फॉर्मेट में जब आप निकालेंगे तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए इसे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए g का वैल्यू पहले रख लें, 80 इज इक्वल टू यू टी और हम g को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इंटू 10 टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 टी स्क्वायर। सो 80 यू टी माइनस 5 टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें 5 टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 80 इज इक्वल टू 0। टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ये, ठीक है। अब टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आपको क्या है, टी के फॉर्म में अब आप इसे लिखें, a इज इक्वल टू हाउ मच 5, b इज इक्वल टू माइनस यू एंड c इज इक्वल टू 80। नाउ टी के फॉर्मेट में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो निकाल सकते हैं। माइनस बी कितना है, माइनस बी माइनस माइनस यू प्लस माइनस बी स्क्वायर तो यू स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac तो कितना हो जाएगा माइनस और 4 इंटू 5 इंटू
80, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5. इज दैट ओके? सो ये कितना हो गया, u प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 1600, या दिस इज 1600 डिवाइडेड बाय 10. अब दो रूट होगा, t1 इज इक्वल टू, एक बार प्लस वैल्यू लेके आप आगे बढ़ें, यू स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 10, और सेकेंड रूट के लिए नेगेटिव वैल्यू लेके आगे बढ़ें, यू स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 10. इज दैट ओके? अब बोल रहे दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 6 सेकेंड है, देयरफॉर t1 माइनस t2. ओके, t1 माइनस t2, t1 माइनस t2 इज हाउ मच, 6 सेकेंड. ओके, सो t1 का वैल्यू डाल लीजिए, t2 का वैल्यू डाल लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, u प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 10 माइनस u माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6. दोनों में 10 है, सो ले लीजिए आप एलसीएम और सॉल्व कर लीजिए. कितना हो गया ये, u प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 1600, दिस इज माइनस u प्लस यू स्क्वायर माइनस 1600 एंड दिस इज इक्वल टू 6. u से u कैंसिल, कितना हो गया, 2 दो बार ऐड हो गया, 2u स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 6. 2 से 5 बार में ये कैंसिल आउट हो गया. देयरफॉर अब आ कितना गया आपके पास, अब आ गया u स्क्वायर माइनस 1600 का रूट डिवाइडेड बाई 5, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30. दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, अब स्क्वायर जब कर लिया तो ये ख़त्म हो गया, यू स्क्वायर माइनस 1600 और इधर स्क्वायर हुआ तो ये 900 हो गया. अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 1600, कितना हो गया ये ऐड हो गया 2500. देयरफॉर यू स्क्वायर को अगर ये लिखेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा. देयरफॉर यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 50, और नेगेटिव 50 लेने का कोई मतलब नहीं बनता है. ये दो वैल्यू आ गया, u1 इज इक्वल टू प्लस 50 एंड u2 इज इक्वल टू माइनस 50. आपका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमारा होगा u1 इज इक्वल टू प्लस 50. क्यों? क्योंकि नेगेटिव लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ सम स्पीड. तो अगर नेगेटिव स्पीड लेंगे तो सेंसलेस हो जाएगी बात. देयरफॉर हमारा आंसर कितना आ गया, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम उसे इनिशियली प्रोजेक्ट करते हैं तो 80 मीटर की हाइट पर 6 सेकेंड के डिफरेंस में वो 2 बार क्रॉस कर जाएगा. इज दैट क्लियर? सो ये इस टाइप से क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल रहता है, कैलकुलेशन है. आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में कोई माइनर मिस्टेक भी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें. अगर आप एक लिफ्ट में सवार हैं, ठीक है, लिफ्ट में सवार हैं, ये रहे आप, पॉइंट ही मान लिया जाए, सिर्फ ऑब्जर्वेंस की बात है, और ये लिफ्ट की सीलिंग है. ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्कर कर देता हूँ सीलिंग के लिए. ठीक है, ये सीलिंग है और ये जो फ्लोर है उससे इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर. सीलिंग और फ्लोर के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है. अब क्या है कि जैसे ही ये लिफ्ट पूरा ऊपर चलने लगता है विथ स्पीड 2.2 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, ठीक है, विद द कांस्टेंट स्पीड, नो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड. जैसे ही यह लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगता है वैसे ही यहाँ से एक जो नेल है
या स्क्रू है वो यहाँ से फॉल कर जाता है नीचे की तरफ। ओके, क्वेश्चन समझिए कि जैसे ही लिफ्ट को स्पीड दी जाती है 2.2 मीटर पर सेकेंड, वैसे ही ये यहाँ से फॉल कर जाता है सीलिंग से। ओके, तो ये क्या हो गया, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, अगर ये हम ले लें कोऑर्डिनेट हमारा, ये y का डायरेक्शन और ये ओरिजिन यानी फ्लोर को ओरिजिन पर फिक्स कर दिया है, ये x का डायरेक्शन, इसका मतलब है y कंपोनेंट यहाँ पर 0 है उस वक्त। और जैसे ही स्पीड आया तो ये क्या है, पूरा लिफ्ट बढ़ना शुरू हो गया। मान लीजिए आफ्टर टाइम t, ये रहा आफ्टर टाइम t, ये कितना है, फ्लोर कितना ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कि ये फ्लोर का है, ये हमारा YF, फ्लोर इतना ऊपर जा रहा है तो सीलिंग भी उतनी ही ऊपर चली जाएगी। इज दैट ओके? जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी कवर कर लेगा। सो इनिशियल पॉइंट से अगर देखिएगा तो सीलिंग की जो डिस्टेंस है वो ये है, Y सीलिंग, ठीक है, और सीलिंग से ही स्क्रू गिरा है नीचे की तरफ और ये फ्लोर है। तो इसका मतलब है कि ये हाइट अभी भी, चूंकि ये फ्लोर यहाँ से यहाँ गया है तो सीलिंग यहाँ से यहाँ चली गई है, इसका मतलब ये हाइट वही 3 मीटर है अभी भी इन दोनों के बीच में। इज दैट क्लियर नाउ? सो अब आप देखिए, जब आप फॉर द फ्लोर अगर लिख रहे हैं लिफ्ट के फ्लोर के बारे में, फॉर फ्लोर, ठीक है, y की डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हैं, कितना डिस्टेंस जा रहा है आफ्टर टाइम t, एट टाइम t, ठीक है, एट टाइम t आप ले रहे हैं तो देख लीजिए u कितना है, 2.2 मीटर पर सेकेंड है, एंड टाइम t फॉर द गिवन टाइम t। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस लिफ्ट का जब आप नीचे से देख रहे हैं, चूँकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसलिए एक्सेलरेशन 2.2 हमेशा तो एक ही है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर यहाँ पर हाफ AT² पूरा टर्म 0, तो कितना बच गया, 2.2t बच गया, मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इक्वेशन 1। अब आप देखिए इसी बीच में लिफ्ट यहाँ से यहाँ चला गया है तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो गया, YC, ठीक है ना। सो सीलिंग कहाँ से कहाँ चला गया, इसी बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया। अगर आप देखेंगे तो क्या है कि स्क्रू को कहाँ गिर जाना है, उस बीच में यहाँ तक चला आना है, ठीक है, तभी तो वो टच करेगा और वही टाइम आपको निकालना है। सो फॉर स्क्रू अगर लिखेंगे तो देख लीजिए यही है उसका डिस्प्लेसमेंट, सीलिंग से ही गिरा है ना जिसको हम सीलिंग लिख रहे हैं, तो फॉर स्क्रू, तो अगर Y सीलिंग देख लीजिए, ये पूरा में से अगर h घटा दें तो ये डिस्टेंस यही है ना जो कवर करके वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा उस बीच में। देयरफॉर YC माइनस h इज इक्वल टू हाउ मच, UT, U तो वही है जो मान लीजिए फ्लोर की स्पीड है, वही सीलिंग की भी स्पीड है, तो 2.2 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम माइनस हाफ GT, वो चूँकि फॉल कर रहा है, देयरफॉर दिस इज GT²। ओके, देयरफॉर YC इज इक्वल टू H प्लस 2.2 इंटू T माइनस हाफ GT²। चूँकि दोनों फॉर द सेम टाइम कैलकुलेट किया जा रहा है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर YF इज इक्वल टू YC, वैल्यू डालिए, 2.2 T इज इक्वल टू H प्लस 2.2 इंटू T माइनस हाफ, G हम ले रहे हैं 10 इंटू T²। ओके, 2.2T 2.2T कैंसिल आउट। अब कितना बच गया आपका, ये हो गया माइनस H इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T²। माइनस से माइनस कैंसिल, H आपने 3 मीटर पहले ही लिफ्ट के जो सीलिंग एंड फ्लोर के बीच का डिस्टेंस है वो आपने पता कर लिया था, 2 पंचे 10, कितना हो गया ये 5 इंटू T²। देयरफॉर T² इज इक्वल टू 3/5,
दैट इज इक्वल टू 0.6, देयरफॉर t इज इक्वल टू रूट अंडर 0.6 सेकेंड। अब ये स्क्वायर रूट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक बार इंफॉर्मेशन आपके पास पक्की है, क्योंकि सीलिंग को जैसे ही छोड़ा तो सीलिंग तो यहाँ चला गया, लेकिन वो तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, और उसे टकराना है कहाँ, फ्लोर पे जाके गिरना है। तो टाइम तो वही है, जो इसके ऊपर बढ़ने में लगा उतना टाइम इसको नीचे आने में लगा, और सीलिंग वहाँ से वहाँ बढ़ गया और स्क्रू वहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो ये पहला सिचुएशन है जिसमें ये पूछ रहा था कि कितना टाइम लगा उसे फ्लोर पर हिट करने में। इसी में एक दूसरा सिचुएशन और भी है, और दूसरे सिचुएशन में ये बोल रहा है कि अगर लिफ्ट इनिशियली रेस्ट में था, लिफ्ट इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है, लिफ्ट इनिशियली रेस्ट में था और उसे रेस्ट के बाद अचानक से उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया गया। अचानक से उसका जो एक्सेलरेट कर दिया गया, जैसे ही एक्सेलरेट किया वो यहाँ से फॉल कर गया, ठीक है। तो बताइए कि कितना देर हवा में स्क्रू रह जाता है। सारा सिचुएशन जस्ट पीछे वाले की तरह ही रहेगा, यानी पीछे में जो सिचुएशन आपने देखा था वैसा ही रहेगा, लेकिन इस बार चेंजिंग क्या है, बोल रहा है रेस्ट में था, देयरफॉर इनिशियल स्पीड u 0 हो गई और एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। सो अगर लिफ्ट के फ्लोर के बारे में आप y डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ut ये 0 हो गया प्लस हाफ 84 एंड t स्क्वायर, ठीक है। तो 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ 4t स्क्वायर। तो 4t स्क्वायर हो गया ये। नाउ सीलिंग के बारे में जहाँ से स्क्रू गिर रहा है तो सेम वही सिचुएशन है, yc माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड तो सीलिंग की भी 0 है, देयरफॉर 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर। इज दैट क्लियर? टाइमिंग वही है, देयरफॉर आप जब yc लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस हाफ g को हम ले लेते हैं 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये चूँकि दोनों टाइमिंग सेम फ्रेम में आप सेम टाइम पर कर रहे हैं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट दोनों की इक्वल, देयरफॉर 1/2 4t स्क्वायर इज इक्वल टू h का वैल्यू रख दीजिए 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इज दैट ओके? ये कितना हो गया 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ओके। सो ये उठाकर इधर लाइए 2t स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 5t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3। सो 7t स्क्वायर, 7t स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7, देयरफॉर t इज इक्वल टू रूट अंडर 3/7। यही टाइम है जब वो हवा में स्क्रू उतना देर रह जाता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना था, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन पुट कर देना है। सिचुएशन जैसा पहले था वैसे ही बाद में भी है, सिर्फ यहाँ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया गया था, ठीक है। वो गलती से 4 मीटर पर सेकेंड लिखा गया था। इज़ दैट क्लियर? सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और सिचुएशन को समझने के बाद उसे बनाते रहिए। अब इसका रूट निकाल लीजिएगा, वही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिचुएशन पहले समझ लीजिए। एक क्रॉस रोड है, मान लीजिए ये आपकी क्रॉस रोड है। क्रॉस रोड में 2 कार अलग अलग स्पीड से चल रही है, ओके, ठीक है। ये रही आपकी क्रॉस रोड। 2 कार है, इसको थोड़ा हम लंबा ले लेते हैं। कार A है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये कार A है और इसकी स्पीड कितनी है, कार A की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरी कार आगे आगे चल रही है
जिसे इस कार ए को चेज कर पकड़ना है उसे, ठीक है। ये कार बी है आपकी और ये चल रही है कार बी 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, सो ये जैसे ही टर्न पर पहुंचती है वहां से ये मुड़ जाती है। कार बी टर्न पर पहुंचने के बाद वहां से ये मुड़ जा रही है, ठीक है, मुड़ जाती है और वहां से ये चलना आगे की तरफ शुरू करती है। लेकिन कार ए को उस टर्न तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कार ए, जो टाइम टेकन बाय कार ए जो है वो 10 सेकेंड का है इस टर्न तक पहुंचने में, ठीक है। ये आपके क्रॉस रोड की सिचुएशन है। इज दैट ओके? सो 10 सेकेंड बाद ये टर्न पर पहुंच के, कार भी जब टर्न पर पहुंच के इधर चल देती है तब 10 सेकेंड लगता है कार ए को उस टर्न तक पहुंचने में। तो बताइए कि कितने डिस्टेंस के बाद कार ए कार बी को कैच कर लेगी। तो सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकेंड में दिया हुआ, तो आप इसे कन्वर्ट कर लें 90 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ठीक है। देयरफॉर दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड हेयर इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? सो ये कार ए 10 सेकेंड में चलकर यहाँ टर्न पर पहुंचेगी, उतने देर में ये कार टर्न से 10 सेकेंड आगे चली जाएगी। ओके, सो फॉर द गिवन टाइम 10 सेकेंड, फॉर द गिवन टाइम t 10 सेकेंड, कार बी देखिए, कार बी कितना डिस्प्लेस कर जाएगी या कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 10 सेकेंड में। स्पीड कितनी है कार की? वो है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो कितनी दूरी तय कर ली? 200 मीटर की दूरी तय कर ली। जब ये 200 मीटर आगे आ गई है, यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस इसने तय कर ली है, तब ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच जा रही है इस टर्न पे। जब तक में कार बी जो है वो 200 मीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। तो अब क्या है, दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस भी है। एक 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, दूसरी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। तो कार ए जब टर्न पर पहुंचती है, इस कॉर्नर पर आती है, मुड़ जाती है, तब कार बी और कार ए में कितने दूरी का डिफरेंस है? 200 मीटर की दूरी का डिफरेंस है, ठीक है। देयरफॉर ये कार ए जो है वो कितने देर में, कितना टाइम लगाएगी ये 200 मीटर तय करने में? तो उस हिसाब से अगर देखें तो कार बी की भी अपनी वेलोसिटी है, कार ए की भी अपनी वेलोसिटी है। देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले आपको, सो दैट कि ये मेकअप आप दिखा सकें कि कितने देर में वो इस टर्न पर पहुंच के 200 मीटर की दूरी कवर कर लेगी। देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी किसके किसके बीच का? कार ए और कार के बी के बीच का। देयरफॉर दिस इज वी ए माइनस वी बी, और यू भी लिख सकते हैं आप, नथिंग, नो इशू, क्योंकि यहाँ पर आपने u का यूज़ किया है। देयरफॉर यू ए बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। देख लीजिए क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि एक रुक गया है आगे जाके, तो उसको वन बॉडी प्रॉब्लम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। देयरफॉर यू ए 25 मीटर एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर ये कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। सो अब जो है दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो 200 मीटर अब इसे पाटने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय ए टू कवर 200 मीटर, चूँकि ये यहाँ से अब बी तक पहुँचने के लिए 200 मीटर, तो क्या होगा टाइम के लिए दिया हुआ डिस्टेंस 200 मीटर जो आपने निकाला है, ओके, एंड जो रिलेटिव वेलोसिटी आपने निकाल लिया है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड के बाद ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि ये कितने स्पीड से चल रहा है। ये जो है कार ए वो चल रहा है कितने स्पीड से? 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। देयरफॉर
डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एस ए, ठीक है। टाइम कितना है आपका 40 सेकेंड और उसकी स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 40 सेकेंड। देयरफॉर दिस इज 1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इज दैट क्लियर नाउ? यानी रिलेटिव स्पीड से जब चल रही है तो 200 मीटर की डिस्टेंस को पाटने में 40 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। 200 मीटर की स्पीड पाटने में 40 सेकेंड का टाइम लग जाएगा और आपने ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली थी, ठीक है। क्यों? अगर एक रुका हुआ रहता तो एक ही की वेलोसिटी लेते और आप टाइम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ दोनों चल रहा है और दोनों के बीच में गैप कितना आ गया है, क्योंकि यहाँ से 10 सेकेंड में पहुँचा और जब तक कार भी वहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो 200 मीटर का गैप है और ये गैप अब बना रहेगा। टाइम कितना लगेगा उस गैप को ख़त्म करने के लिए, तो वो 40 सेकेंड का। और एक्चुअली डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, देयरफॉर 1 किलोमीटर का वो से डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के बाद वो कार बी को कैच कर लेगा। इज दैट ओके? सो थोड़ा सा कंसेप्ट कहाँ पे इन्वॉल्व है, रिलेटिव वेलोसिटी के पास जाकर इन्वॉल्व है, चूँकि दोनों मूविंग हैं। अगर मूविंग नहीं होता तो किसी एक की स्पीड के थ्रू आप निकाल सकते थे। ओके, सो इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और वो क्वेश्चन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर की ऊंचाई से ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, विथ 15 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड, u इज इक्वल टू हाउ मच 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उसकी हाइट निकालिए मैक्सिमम, ठीक है, h मैक्स निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसे रिटर्न होने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम निकालिए। सेकेंड क्या है, टाइम ऑफ रिटर्न, वहाँ से वहाँ तक आने में टाइम ऑफ रिटर्न निकालना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान आ गया तो सोचा मैंने कि डिस्कस कर लूँ। सो एच मैक्स यहाँ से आप फेंक रहे हैं, ठीक है, तो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा एट एच मैक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देयरफॉर वी स्क्वायर वाई के डायरेक्शन में यू स्क्वायर यहीं से कर लें अटैच यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यही एच मैक्स निकालना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट इज 0, देयरफॉर दिस इज 0, यू स्क्वायर माइनस 2gh। इज दैट ओके? अब इसको ले आइए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अरेंज कर लीजिए। देयरफॉर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। देयरफॉर u कितना है आपका 15 स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15, 2 इंटू 10, ठीक है। कितना हो गया ये 225 डिवाइडेड बाई 20, इसे डिवाइड कर लीजिए। ये तो सबसे पहले 0 से हटाकर ये पॉइंट डाल लीजिए और उसके बाद कितना हो गया, ये 11.25 मीटर। ओके, इज दैट ओके? सो 11.25 मीटर आ गया अब आपका। लेकिन कहाँ से कहाँ तक हाइट निकाली थी आपने ये निकाली थी, ठीक है। लेकिन उसमें अभी फाइनली आपको ग्राउंड से 2 मीटर और जोड़ना है। सो एच फाइनल कितना हो जाएगा, ग्राउंड से 2 मीटर प्लस 11.25 मीटर, कितना हो गया ये 13.25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, नाउ बोल रहा है टाइम कितना लगेगा रिटर्न होने में ग्राउंड पर। सो जब टाइम आप निकालते हैं उस केस में ग्राउंड पर जब रिटर्न हो जाता है तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि ग्राउंड पर क्या हो जाएगा, वो
रिटर्न होने पर हाइट 0 हो जाती है। ओके, सो जब इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा तो हाइट तो जाहिर सी बात है हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई। सो अब आपको इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इज दैट ओके, ये 0 है, देयरफॉर इसको उठाकर इधर ले आइए, यू टी इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, u आपको मालूम है 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, t से एक कॉमन लेके यू टी इज इक्वल टू एक कॉमन लेके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लीजिए, देयरफॉर आपका क्या हो गया 2u इज इक्वल टू जी टी हो गया, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। ठीक है, कितना हो गया अब ये 2 इंटू 15 मीटर आपका इनिशियल स्पीड दिया हुआ, g का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो रिटर्न होकर उस हाईएस्ट पॉइंट से वापस ज़मीन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो न्यूमेरिकल हो या किसी टाइप का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, दोनों ही को डील करने के लिए बेसिक का अच्छा होना ज़रूरी है। ये मैं ज़रूर हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है, आपने उस नॉलेज को हमेशा रिफ़्रेश करके रखा है, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, उसका सारा आइडिया उस प्रॉब्लम के लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता है, न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कीजिए, उसके कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कहीं पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ few more numericals. Till then, have a nice time. Best of luck. Thanks a lot.